प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आर ओ की कुछ क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस से संबंधित कुछ टॉपिक को करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पिछले साल का करंट है, यानी 2019 का जो करंट है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आयोग में पूछे गए हैं। तो उसी उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर उससे आए हुए कुछ रिलेटेड प्रश्न करेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो यह श्रृंखला आपकी रोज़ यानी आपकी रोज़ लगातार चलती रहेगी, तो आप इसको देखते रहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आज मैंने 3 टॉपिक को लिया है, और कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टॉपिक जो आज की हमारी है वो है आर्द्र भूमि क्षेत्र। कौन सी है? आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो इसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। संदर्भ क्या है कि 2019 में क्या किया गया कि सुंदरबन आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया, जिसके लिए ये टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन का आर्द्र भूमि क्या होती है, आर्द्र भूमि का मतलब क्या है। इन सभी चीज़ों का इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि रिलेटेड प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। कह रहा जलीय और शुष्क दोनों, शुष्क स्थलीय दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, और उसका स्थलीय क्षेत्र जो बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है। विश्व, ये याद रखिएगा, विश्व आर्द्र भूमि 2019 की जो थीम थी, वो थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि, कह रहा भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि जो है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो आप कहेंगे गुजरात में है। रामसर सचिवालय, रामसर सचिवालय जो है इंग्लैंड, मतलब रामसर सचिवालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पे आप देखते हैं भारत में रामसर भूमि, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में रामसर भूमि की संख्या कितनी है। मेन टॉपिक आपकी यही, तो आप कहेंगे भारत में रामसर भूमि की संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे 27 है। सबसे बड़ा रामसर भूमि कौन सा है, तो आप कह देंगे सुंदरबन डेल्टा है। और सबसे छोटा कौन है? रेणुका आर्द्र भूमि है, और अभी मैं बताऊंगी कहाँ पाए जाते हैं दोनों। तो आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे सबसे छोटा कौन है? रेणुका आर्द्र भूमि है। हो सकता है कि आपको मैच करने के लिए दे दे, 2-3 चीज़ें दे देगा, कहेगा मैच करिए, तो आपको मैच करना जरूरी होगा। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहला जो है, प्रथम जो है वो कौन है? चिल्का झील है। उसके बाद केवला देव घना राष्ट्रीय पार्क है। कब ये बने थे? 1/10/1981 को। नवीनतम आर्द्रभूमि जो बनाई गई वो कौन है? तो नवीनतम आर्द्रभूमि सुंदरबन आर्द्रभूमि है, जो मानी जाती है नवीनतम सुंदरबन आर्द्रभूमि है, और ये 30 जनवरी 2019 को यह सूची में आया। ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आर्द्र भूमि से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। जैसे कि यहाँ पे वर्ष 1987 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। और कब लॉन्च किया गया था? 1987 में। कब लॉन्च किया गया? 1987 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में आर्द्र भूमि क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु नीति एवं दिशा निर्देश का निर्माण करना। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में समझें। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थलों से है, जिसका रखरखाव रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा किया जाता है। किससे द्वारा किया जाता है? रामसर सचिवालय द्वारा किया जाता है। मॉन्ट्रिक्स स्विट्जरलैंड में एक स्थल है। मॉन्ट्रिक्स क्या है? स्विट्जरलैंड का एक स्थल है। मॉन्ट्रिक्स क्या है? स्विट्जरलैंड का एक स्थल है। रामसर कन्वेंशन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि आर्द्रभूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी संघ है। वर्ष 1971 में ईरान में रामसर शहर में अंगीकृत एवं वर्ष 1975 से लागू है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो आपको याद करना है, जो अपनी कॉपी में नोट करना है, इस पॉइंट को नोट करिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर भूमियों की संख्या लगभग 2300 से अधिक है। ठीक है। प्रथम रामसर स्थल हो सकता है आपको मैच करने के लिए दे दे, वैसे आएगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप है। और यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का एंगिरी तुम्बा मेंडोब तथा कनाडा का क्वीन मार्ड खाड़ी है। सर्वाधिक स्थल यूनाइटेड किंगडम 175 है। मैक्सिको में 142 है। सर्वाधिक क्षेत्र बोलीविया का है 1,48,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो बेसिक आपको लर्न करना, चूँकि इस समय बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखना है, बस इस समय एक चीज़ याद रखिए। हो सकता है कि आपसे पूछ दे, तो आप कहेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है?
तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। साथ में आपको ये वाली पॉइंट पूरी याद रखनी है कि पहला कौन है, ठीक है, संख्या टोटल कितनी है, संख्या आपकी 27 है। प्रथम कौन है, चिल्का झील है, ठीक है। उसके बाद आपका नवीनतम कौन है, सुंदरबन आर्द्रभूमि है, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा कौन है, सुंदरबन है, और सबसे छोटा कौन है, रेणुका आर्द्रभूमि है। और यहाँ पे 2019 की आपको टॉपिक याद रखना है कि 2019 की क्या थी, आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन। इतनी टॉपिक आपको पूरी तरह से याद कर लेना है, रट लेना, ठीक है। अब इधर आ जाइए, तो कुछ झील दिए गए हैं, मतलब कुछ रामसर स्थल हैं यानी झील दिए गए हैं, और उससे संबंधित राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं, यानी भारत की सूची की बात हो रही। तो बुलर झील आपने नाम सुना होगा, बुलर झील, सुरिनसर, मानसर झील, मानसरोवर झील के बारे में आपने सुना होगा, मानसर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, ये सभी तीनों कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो आपको झील का अक्सर मैच करने के लिए देता है, तो याद रखिएगा, काम देगा। सोमोरिरी, सोमोरिरी कहाँ पे है, लद्दाख में है। चंद्रताल, पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका आर्द्रभूमि जो सबसे छोटा है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हरके झील, कंजली झील, रोपण झील कहाँ पे है, पंजाब में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क और सांभर झील, ये दोनों राजस्थान में। याद रखिएगा, केवलादेव कई बार पूछा गया, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऊपरी गंगा यानी ब्रिजघाट से नरोरा तक उत्तर प्रदेश में है। भीतर कनिका मैंग्रोव चिल्का झील उड़ीसा में है। और पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि या सुंदरबन आर्द्रभूमि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। दीपोर झील आपसे पूछा गया, दीपोर बील झील कहाँ पे है, असम में है। ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा। लोकटक झील कई बार पूछा गया, लोकटक झील कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में। मैच करने में दिया, कई बार पूछा। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। रुद्र सागर याद रखिएगा, कहीं जाकर के आंध्र प्रदेश में ये क्या कहते हैं, उत्तराखंड मत लगाइएगा रुद्रप्रयाग के नाते। तो ये रुद्र सागर कहाँ पे है, त्रिपुरा में है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पॉइंट क्लिमर तमिलनाडु में है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि, समसत कोट्टम झील और वेम्बनाथ कोल आर्द्रभूमि कहाँ पे है, केरल में है। सब कहाँ पे है, केरल में है। जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना है, तो आपको फोकस यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपका अपने उत्तर प्रदेश वाला यानी कि ऊपरी गंगा झील, और उसके बाद आपको दीपोर झील, लोकटक झील, रुद्र सागर झील, और यहाँ पे आपको एक और है, केवलादेव राष्ट्रीय घाना पार्क राजस्थान में है, और रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। और आपसे सुंदरबन पूछा जा सकता है, तो आप कहें पश्चिम बंगाल में है। तो इस कुछ टॉपिक के जैसे यहाँ से 5 से 7 टॉपिक ऐसी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको पॉइंट करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि यह जो फैक्ट यहाँ पे लिए गए हैं, या फैक्ट किताब से लिए गए हैं। टाइम के अभाव में, समय के अभाव में मैं इसे टाइप करके आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। थोड़ा सा ये देखने में आपको साफ नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस समय मैंने आपसे, जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इस समय क्वालिटी पे फोकस करिए, ठीक है। मेरी जानते हैं कि इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, और इस क्वालिटी पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। मैंने एक एक चीज़ पढ़ के बता दी, पढ़ने में भी आ रहा है, तो आप आराम से उसे नोट कर लीजिए, अपने रफ पे कहीं नोट कर लीजिए। अगर 2-2 4-4 प्रश्न बढ़ते जाएंगे, अगर आपके 10 प्रश्न बढ़ गए, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसी उद्देश्य से बन रहा है। मैं इसे टाइप करके लाऊंगा, लेकिन टाइप करके लाऊंगा टाइम लगेगा, तो 20 दिन में पेपर है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैटर बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए कार्य किए जा रहे हैं, आपके दोस्तों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, अच्छे भविष्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आ रही होंगी। तो आगे बढ़ेंगे हम, दूसरी टॉपिक है। दूसरी टॉपिक आपकी मरुस्थल से संबंधित है, ठीक है। अब कोप 14 का आयोजन से संबंधित इस पर कुछ मुद्दे हैं, जिसको लेकर के ये चीज़ें हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, कई चीज़ें यहाँ आप निकल के आएंगी, और कई स्थल के नाम आएंगे जहाँ से मैच करने के लिए आपके आते हैं, ठीक है। मैंने सारे संदर्भ की बातें बता दी, अब मैं कोई बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट टॉपिक की बात करूँगा। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मरुस्थल। मरुस्थल में आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, औसत वार्षिक वर्षण जो होता है 25 सेंटीमीटर से कम होता है। यानी मरुस्थल का जो वार्षिक वर्षण होता है, यानी जो वर्ष भर की वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होता है। हाँ, मैंने एक बात आपसे बताना भूल गया कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, जो ये नोट्स है, तो आप ये नंबर पे 800 410 99 89 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। चाहे आप बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, आपका नंबर सेफ्टी रहेगा, आप इस बात पे विश्वास कर लीजिए।
तो आप यहाँ पे 8004109989 पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसका PDF भी सेंड कर दिया जाएगा। बस आपको लिख देना है कि आप PDF भेज दीजिए RO का, तो हम आपको PDF भेज देंगे, ठीक है। तो जैसा आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे औसत वार्षिक वर्षण जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। पहला मरुस्थल आपका कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है, और दूसरा कौन है, शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जाएंगे तो 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ से पाए जाते हैं, 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है वो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, 5 डिग्री से 30 डिग्री तक। अब अगर आपने मैप ग्लोब आपको याद होगा तो आप उसमें बहुत सारे शहर के नाम, हालांकि मुझे भी नहीं याद है, लेकिन अगर आप ग्लोब के बारे में समझ पाएंगे तो ग्लोब में आपको अक्षांश और देशांतर अगर आप समझ गए होंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जो लोग ज्योग्राफी सेक्शंस होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आपको फैक्ट याद करना है, रटना है, जिसे कहते हैं रटना है ना, तो ये रटना है। तो यहाँ पे देखिए 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच में जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है उसमें के कुछ मरुस्थल के नाम दिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में। मैच करने के लिए आता है, याद रखिएगा, इसलिए याद करते चलिए। सहारा उत्तरी अफ्रीका, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका, कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध, दस्त ए लुट कहाँ है, ईरान का है, ठीक है। थार भारत एवं पाकिस्तान में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सहारा उत्तरी अफ्रीका, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका, कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध, दस्त ए लुट ईरान, थार भारत एवं पाकिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इधर आ जाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल के बारे में समझते हैं। तो गोबी शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, उत्तरी चीन व दक्षिण मंगोलिया में पाया जाता है। तकलामकान चीन में पाया जाता है। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली, लद्दाख भारत में, ठीक है। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में पाया जाता है, और लद्दाख कहाँ है, भारत में, ठीक है। तो लद्दाख वाली पॉइंट यहाँ से नहीं आई, लद्दाख कहाँ है, भारत में, ठीक है। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जैसे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो आप कहेंगे थार मरुस्थल। कौन सा है, थार मरुस्थल है, जिसका नाम क्या दिया जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट नाम दिया जाता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा, तो आप कहेंगे थार मरुस्थल है। कौन सा है, थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल की जनसंख्या घनत्व जो है 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, कितना, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे विश्व, यहाँ पे आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, हो सकता है लाभ मिल जाए। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD, प्रभावी हुआ 26 दिसंबर 1996 से। कब से प्रभावित हुआ, 26 दिसंबर 1996 से प्रभावित हुआ है। वर्ष 1997 इस अभिसमय के पक्षकारों की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, रोम इटली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, रोम इटली में हुई थी। UNCCD का सचिवालय कहाँ पे, वार्न जर्मनी में। कहाँ पे, वार्न जर्मनी में है। कहाँ पे है, वार्न जर्मनी में है। UNCCD का सत्र द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष पे, 2 वर्ष पे आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस अभिसमय के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे कोप कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे क्या कहते हैं, कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, कोप कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के लिए भारत का नोडल मंत्रालय कौन है, तो आप कहेंगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन घोषित किया गया था 2006 में, और UNCCD को पेरिस में अंगीकृत किया गया 17 जून 1994 में। अब आगे बढ़ जाते हैं। विश्व के कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, हालांकि आपको फिर से मैं बता दूं। जैसे कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। उसके बाद अटाकामा मरुस्थल की बात की जा रही है, यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है।
तो और कुछ इसमें खास नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है चक्रवात पे। तो चक्रवात के बारे में समझते हैं और चक्रवात पे आप एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ चक्रवात से संबंधित दी गई जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्री समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, ये पॉइंट आपको लर्न करनी। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती, घड़ी की सुइयों के विपरीत होती। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुइयों की विपरीत होती तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की अनुकूल होती, यानी घड़ी की सुइयों के साथ दक्षिणी गोलार्ध में चलती है और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट आपसे काम जरूर आने वाली है। प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं में घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, ये बात याद रखिएगा, उच्च वायुदाब होता है जो कि केंद्र से बाहर की ओर घटता जाता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवातों के विपरीत होती है। कह रहा प्रति चक्रवात में वायु की दिशा जो होती है चक्रवातों की क्या होती है? विपरीत दिशा होती है, यानी चक्रवातों की विपरीत दिशा में अगर चलेगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर, कह रहा चक्रवात में जो हवाएं चलती हैं वो परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। जैसे मान लो ये परिधि है तो ये इस परिधि से केंद्र की ओर जाएंगी, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर, जबकि प्रति चक्रवात में क्या होंगी? तो केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, ठीक है। चक्रवात में हवाएं परिधि से कहाँ जाती हैं? केंद्र की ओर। अब ये मान लीजिए आपका कोई है वृत्त है, तो इसमें चक्रवात में क्या होंगे? हवाएं कहाँ से आएंगी? परिधि से लेकर के कहाँ आएंगी? केंद्र की तरफ। यहाँ सेंटर पे केंद्र होगा। और प्रति चक्रवात में क्या होंगे? यहाँ से निकल करके बाहर की तरफ जाएंगी, परिधि की तरफ जाएंगी, ठीक है। बात समझ गए आप? चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। चक्रवात वर्षण युक्त मौसम का एक प्रति चक्रवात साफ मौसम का सूचक है। कह रहा प्रति चक्रवात जो होता है इसमें वर्षा होती है, वर्षा युक्त मौसम होता है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम कैसा होता है? साफ होता है। बैरोमीटर के पारे के तल का अचानक गिरावट तूफान के आने की सूचक है। कह रहा बैरोमीटर का जब आपका पाठ्यांक नीचे गिरता है, बैरोमीटर से वायुदाब नापा जाता है, तो जब इसका पाठ्यांक नीचे गिरता है, अचानक से नीचे गिरता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तूफान आने का सूचक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चक्रवात यहाँ पे है, देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं। अयनवर्ती क्षेत्रों कर्क और मकर रेखा के मध्य और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी चक्रवात आते हैं। 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। कुछ चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे दिया गया क्षेत्रीय नाम, जैसे कि बिली बिली। विली बिली कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। बागियो फिलीपींस से संबंधित है। चक्रवात भारत से संबंधित है। टाइफून चीन जापान से संबंधित है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। और टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरिबियन सागर से संबंधित है। प्रिय मित्रों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी चीज़ों के 6 नाम अच्छी तरह से याद कर लें, अपने रफ पे इसे नोट करें और इसे याद करें। अगर आपको यहाँ से पढ़ने में दिक्कत हो रही तो हम आपको PDF भेज देंगे, जैसा कि नंबर मैंने ऊपर आपको बताया। उस नंबर पर चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति की दशाएं, ठीक है। ग्रीष्म काल में सागर का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, कैरुलस बल की उपस्थिति अनिवार्य, गर्म सागरों पर ही उत्पत्ति और गर्मियों में अंतरा उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र के साथ भूमध्य रेखाओं पर कैरुलस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दीजिए, आगे इधर आ जाते हैं। कुछ काम की चीज़ें यहाँ पे दी गई। चलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रकार, तो यहाँ पे 2 प्रकार दिखाया जा रहा है, टॉर्नेडो का और हरिकेन का, ठीक है। टॉर्नेडो और हरिकेन का। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात तो हो रही है। टॉर्नेडो कहाँ से संबंधित है? समस्त उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, कैरिबियन सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीव्रता इसकी जो मापक होती है, तीव्रता जो मापन किया जाता है इसका, तीव्रता मापक कौन है? फुजीटा स्केल है। किससे नापा जाता है? फुजीटा स्केल से, ठीक है। जबकि यहाँ पे हरिकेन है। हरिकेन कहाँ? उत्तरी अमेरिका, मुख्यतः टेक्सास, फ्लोरिडा, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज के क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। क्षति मापक इसका जो है वो कौन है? साफिर सिम्पसन स्केल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय मौसम विभाग
स्थापना कब हुआ था भारतीय मौसम विभाग की? तो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न खोजना, मैंने ढूंढा नहीं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा भारतीय मौसम विभाग के एचओडी कौन है ये आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। बाकी हम चीज़ें बता दे रहे हैं, ठीक है। मौसम विभाग के एचओडी का नाम आप ढूंढ लीजिए, मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया और मैंने देखा भी नहीं, मुझे लर्न भी नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मौसम विभाग संगठन के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 23 मार्च 1950 की इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विभाग की बात हो रही, यहाँ पे भारत के मौसम विभाग की बात होती है। भारत के मौसम विभाग की स्थापना कब हुई है? 1875 में। विश्व मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। और किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? पृथ्वी विज्ञान और मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पे है? तो ये 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी? 193 है। तो इसके भी सचिव का नाम आप पता कर लेंगे, माफ़ करिएगा मैं कलेक्ट कर ले रहा लेकिन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया। तो इसके सचिव का नाम विश्व मौसम विभाग संगठन के, और अपने भारतीय मौसम विभाग के सचिव का नाम आप जहाँ नोट्स बनाएंगे उस पर नोट कर लीजिए, तो अगले बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों में उत्पन्न, परंतु बंगाल की खाड़ी में अधिक मानसून काल इसका होता है जून सितंबर में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। मानसून पश्चात अक्टूबर दिसंबर में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट प्रभावित होते हैं। तो आज की ये टॉपिक 3 टॉपिक थी। मैंने बहुत वक्त कम गंवाते हुए मैंने पढ़ करके आपको सुना दिया। आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ इस नंबर पे भेज दिया जाएगा। नंबर कुछ इस प्रकार से है। तो नंबर आपका रहा 8004109989 पे। आप अगर व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। 89 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो आप पीडीएफ चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं जितना क्वेश्चन पे फोकस किया हूँ आप उसका नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बना करके उसे एक आध बार रिवाइज करते रहिए। इस तरह से आपके कम से कम अभी आपके 22 से 23 टॉपिक अभी बची हुई हैं, जिसे हम लोग क्रम से लाते रहेंगे। और इसके बाद का आप वीडियो देखना मत भूलिएगा। जो प्रैक्टिस पेपर है आपका 2017 मेंस के जीएस का प्रैक्टिस पेपर, तो हल करने के लिए आप तैयार हो जाइए। जल्द से जल्द हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।